हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने जीएस की सीरीज। जीएस हम प्राचीन भारत से शुरू करने वाले हैं और जीएस हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, एलटी ग्रेड, जीआईसी या यूपी पुलिस, एसआई, मतलब कोई भी एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, आईएएस से लेकर हम कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो जीएस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हम आज अपने इस चैनल पर बिना समय व्यर्थ करते हुए लाइन टू लाइन हम अध्ययन करेंगे जीएस का। जीएस हम स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत से और मैंने इसमें क्वेश्चन वाइज ही पॉइंट उठाए हैं, नोट्स बनाए हैं और हाथ से बनाए गए नोट हैं आपके लिए, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं अपना प्राचीन भारत। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ किसे माना जाता है? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। और वेद के संकलनकर्ता कौन थे? तो वो थे कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों को कहा जाता है संहिता। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। फिर अब ऋग्वेद से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सूक्त है 1028 और इसमें ऋचाएं हैं 10,462। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके आगे हमारा अगला वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान विधि का वर्णन किया गया है, यानी बलिदान जो विधि है उसका वर्णन यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कविताओं के रूप में भी है और पद्यांश के रूप में भी है, निबंध वगैरह के रूप में भी है। गद्य और पद्य आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तीसरा हमारा वेद आता है सामवेद। सामवेद में 1810 सूक्त हैं और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। फिर अगला हमारा आता है अथर्ववेद। इस वेद में कुल मंत्र 731 है। जो हमारा चौथा वेद है अथर्ववेद, तो इसमें 731 मंत्र हैं। औषधि का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिला है और जादू टोने का उल्लेख भी अथर्ववेद में ही है। तो ये हमने जो क्वेश्चन देखे हैं और हम आगे भी देखने वाले हैं, तो ये बिल्कुल मैंने एक भी इसमें बेकार की कोई लाइन, ज़्यादा थ्योरी नहीं ली है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की है। तो हम आगे और देखते हैं क्वेश्चन अपने। वेद और उन्हें के ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को बोलते हैं ऐत्रेय या कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को बोलते हैं तैत्तिरीय या शतपथ और सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को बोला जाता है पंचविश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को बोला जाता है गौपथ। हमारे उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में 13 उपनिषद हैं और ज्वालोर उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। ज्वालोर उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम कौन से? आपको पता ही होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हमारे 4 आश्रम है, जिसका उल्लेख ज्वालोर उपनिषद में किया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया था। लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अष्टाध्यायी में किया गया था। अब कुछ हमारी प्राचीन पुस्तक और उनके लेखक समझ लेते हैं। तो प्राचीन पुस्तक और उनके लेखक, तो चाणक्य कौटिल्य ने, और जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो वहाँ की राजनीति थी तो उसका वर्णन किया गया है। दूसरे लेखक है हमारे कल्हड़। कल्हड़ ने पुस्तक लिखी थी राज तरंगिणी। अली अहमद की पुस्तक थी चचनामा। पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी, और कात्यायन ने लिखी थी गार्गी संहिता, और पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इनमें से एक न एक पुस्तक आपके किसी भी एग्जाम में जरूर पूछ ली जाती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो पुष्यमित्र शुंग थे, आगे हम राजाओं में पढ़ेंगे, तो उनके जो पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। टेसियस ईरान का राज्य वैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राज्य वैद्य था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, या इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज। डायमिकस ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायमिकस। और डायोनीसियस ये अशोक के दरबार में आया था। टालमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टालमी ने लिखी है। फायान एक चीनी यात्री था, यानी चीन का यात्री था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था और 14 वर्षों तक भारत में रहा। फायान। हैंसुआंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंसुआंग से तो कई बार क्वेश्चन आते हैं, चंद्रगुप्त फायान से और हैंसुआंग से, कि फायान किसके दरबार में भारत आया था और हैंसुआंग किसके दरबार में भारत आया था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, जिसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक लिखी। अलबरूनी ने ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था, और इसने किताब उल हिंद या तहकीक हिंद पुस्तक किस लिखी थी। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि तहकीक हिंद पुस्तक किसने लिखी है, तो अलबरूनी ने लिखी। और किसके साथ भारत आया? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रहला कहलाता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यानी इब्न बतूता भारत आया और इसने यात्रा वृत्तांत लिखा, उसे रहला बोलते हैं। और ये किसके शासनकाल में आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तारानाथ इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो भानुगुप्त शासन के काल में लिखवाया था। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है।
प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था और इसी को साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत कहा जाता था और इन्हें साहित्य में कांसार्पण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से पता लगता है कि वो संगीत प्रेमी था, यानी उसके संगीत प्रेमी होने का पता लगता है। समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर अंकित होने से पता लगता है कि समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ कहलाती है। और जिन मंदिरों पर दोनों शैलियों का प्रभाव होता है उन्हें बेसर शैली कहते हैं। फिर आता है पंचायतन। पंचायतन किससे संबंधित है? मंदिर रचना शैली से संबंधित है। इस मंदिर में मुख्य 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन का जो मंदिर होता है वो मुख्य 4 मंदिरों से, सहायक मंदिरों से घिरा होता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख कि ये अभिलेख किस राजाओं ने लिखवाए थे। तो पहला आता है हाथी गुम्फा। इसकी कोई तिथि नहीं है, हाथी गुम्फा अभिलेख की, और ये कलिंग राज खारवेल ने लिखवाया था, हाथी गुम्फा अभिलेख। फिर आता है जूनागढ़। जूनागढ़ गिरनार में है और ये रुद्रदामन ने लिखवाया था जूनागढ़। नासिक। नासिक गौतमी बलश्री। नासिक का अभिलेख गौतमी बलश्री ने लिखवाया था। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया। नासिक गौतमी बलश्री ने और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने। मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्मन ने। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ग्वालियर प्रतिहार नरेश भोज ने ग्वालियर का अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ ये लिखवाया था स्कंद गुप्त ने। और देवपाड़ा लिखवाया था बंगाल शासक विजय सेन ने। देवपाड़ा का अभिलेख लिखवाया था बंगाल शासक विजय सेन ने। तो ये कुछ हमने प्राचीन इतिहास से इतिहास जानने के स्रोत देखे कि हमें इतिहास की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। और हम अपनी अगली वीडियो में इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे कि इतिहास को किन किन भागों में बांटा गया है, उनकी लिखित सामग्री मिलने के आधार पर ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या सिंधु सभ्यता से अपने प्रश्न लेकर आएंगे और नोट्स लेकर आएंगे। तो आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बने रहें चैनल पर। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।